तो नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं उदय तिवारी। हम लोगों ने भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने अभी तक जो अपना पूरा पिछला वीडियो था उसमें हमने प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात की थी और एक इतिहास का छोटा सा रिवीजन किया था। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों में जो मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है, मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है वहां से। तो हम लोगों ने देखा था हर्षवर्धन का समय 606 से 647 तक का जो शासनकाल रहा है वो हर्षवर्धन का रहा है। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय युद्ध में विजयी होता है, हर्षवर्धन की पराजय होती है और इसी के टाइम पर ह्वेनसांग भारत आता है। इसी बीच में इस्लाम का भी उदय होता है। इस्लाम के उदय के बाद सिंध पर पहली बार अरबों का आक्रमण होता है। तो सिंध पर अरबों का आक्रमण जो है ये 636 ईस्वी के टाइम पर इस्लाम के उदय के पश्चात होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हर्षवर्धन की मौत के बाद भारत में एक बार पॉलिटिकल यूनिटी जो है खत्म हो जाती है। अलग अलग छोटे छोटे नए नए डायनेस्टीज डेवलप होती हैं और पश्चिमी भारत में सिंध जो है एक शक्तिशाली राज्य था, जहां पर एक शूद्र जाति के राजा जो है वो अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद वहां पर दाहिर का राजवंश आ जाता है। तो ब्राह्मण मंत्री चच ने वहां पर अपना अधिकार किया और राजा दाहिर के शासनकाल के दौरान 712 एडी में अल हज्जाज के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध पर आक्रमण करता है। सिंध पर आक्रमण, अरबों का आक्रमण कोई इमीडिएट एक्शन नहीं था, इसका बैकग्राउंड पहले भी से तैयार हुआ था, ठीक है। भारत और अरबों के बीच में व्यापारिक संबंध इस्लाम के उदय के पूर्व ही स्थापित हो चुके थे, ठीक है। कई अरब व्यापारियों को बहुत सारी व्यापारिक सुविधाएं भी भारत में प्राप्त थी, ठीक है। छठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी के में इस्लाम के उदय के पश्चात इस्लाम का जब तीव्र प्रसार होता है तो उससे लोगों की जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन आता है और हजरत मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद इस्लाम धर्म जो है यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बड़े बड़े भूभागों पर स्थापित हो जाता है। ऐसे में सिंध पर अरबों का आक्रमण जो है एक उद्देश्यपूर्ण आक्रमण था, जिसमें धार्मिक उद्देश्यों के अलावा भारत से धन प्राप्त करने की इच्छा भी अरबों की थी। भारत एक वैभव संपन्न राष्ट्र था, जहां मंदिरों में अकूत संपत्ति भरी हुई थी और इन्हें लूटने के उद्देश्य से आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति अपने आप होती थी और साथ ही साथ जो उनकी धार्मिक उद्देश्य थे उनकी भी पूर्ति होती थी। इन्हीं आर्थिक और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है और 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम, जो उस समय पर मात्र 17 वर्ष का था, 6000 सीरियाई सैनिकों के साथ मकरान से होते हुए थट्टा के निकट देवल बंदरगाह पर पहुंचता है और राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है। जिसमें राजा दाहिर जो है युद्ध में 712 एडी में उनकी भी पराजय होती है। मोहम्मद बिन कासिम ने जी भरकर नगर को लूटा और अनेक नगरवासियों की हत्या करवा दी। मस्जिद का निर्माण किया गया और 4000 मुसलमानों को नगर की सुरक्षा के लिए वहां पर बसा दिया गया। इसके अलावा जो राजा दाहिर की संपत्ति थी उसको लूटता है, उनकी विधवा से स्वयं विवाह कर लेता है। उनकी 2 बेटियों सूर्या देवी और परमाल देवी को हज्जाज के पास नजराने के तौर पर भेज दिया जाता है। दूसरी ओर साउथ इंडिया में, या बोल सकते हैं कि दूसरे जो त्रिपक्षीय संघर्ष है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, उसमें से जो 3 प्रमुख पक्ष है, एक तो गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है, दूसरा पाल वंश है बंगाल का और राष्ट्रकूट है, ठीक। तो इसमें नागभट्ट जो है, नागभट्ट ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना 725 एडी में की थी और दक्कन में 753 से 973 का जो समय है वो है आपका राष्ट्रकूटों का। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक रहे हैं दंत्यदुर्ग रहे हैं, जिनकी प्रारंभिक राजधानी नासिक रही है। बाद में अमोघ वर्ष के द्वारा इनकी राजधानी जो है मान्याखेत यानी कि महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दी जाती है। और पूर्वी भारत में पाल वंश, जिसके संस्थापक गोपाल थे, धर्मपाल, देवपाल और विग्रहपाल, ये इसके प्रमुख राजा रहे हैं पाल वंश के। तो इन्हीं तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज पर अधिकार के लिए। 770 में हमने महान पाल शासक धर्मपाल का काल रहा है, जो इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। धर्मपाल जो है इसी के समय पर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है
और इसी ने कन्नौज के राजा इंद्रायुध को हराकर अपनी संरक्षण में चक्रायुध को कन्नौज का शासक बनाया था। और त्रिपक्षीय संघर्ष का ही फायदा उठाकर पालों ने अपनी शक्ति को पहले जैसा ही पावरफुल बना लिया था। दूसरी ओर 783 से 1036 तक का जो टाइम पीरियड है, राजस्थान के वत्सराज के द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना और उनका शासनकाल रहा है। हमने पहले ही बात की कि नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की, लेकिन उसका विस्तार जो है वत्सराज के द्वारा किया गया। इसके अलावा मिहिर भोज जो है इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है और वह एक परम विष्णु भक्त था। इसने पाल शासक देवपाल और विग्रहपाल को युद्ध में पराजित किया था तथा राष्ट्रकूटों में कृष्ण सेकंड को युद्ध में इसने पराजित किया और काठियावाड़, पंजाब, मालवा, राजपूताना और मध्य प्रदेश, या बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में मालवा के कई क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार स्थापित किया। फिर 788 से 820 तक का जो टाइम पीरियड है वो है शंकराचार्य तथा उनके अद्वैतवादी दर्शन का, जिसमें उन्होंने अद्वैतवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। यह दर्शन की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। और 835 से 885 तक का जो समय है उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का काल जो है, इसमें अरब के व्यापारी सुलेमान का गुर्जर प्रतिहारों के राज्य में आगमन भी होता है। मिहिर भोज के बारे में हमने बात की कि 836 में मिहिर भोज जो है शासक बनता है। 850 में जो विजयालय है इनके द्वारा पांड्यों को, चोल पांड्यचेर जो है साउथ इंडिया में, विजयालय के द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार कर लिया जाता है। और 851 में अरब यात्री सुलेमान जो है वो भारत आता है और भारत की यात्रा वृत्तांत को उसने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। 860 एडी में सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है, वहां के राजा बलपुत्र के द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। और इसी बीच 915 से 925 एडी तक का जो समय है, राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन होता है। 916 से 1205 ईस्वी तक का जो समय है, जेजाक भुक्ति के चंदेल, जेजाक भुक्ति यानी कि आपका मध्य प्रदेश में चेदी राजवंश या बुंदेलखंड, तो चंदेलों के द्वारा यहाँ पर बहुत खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया जाता है। जब आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे चंदेल शासकों ने, जैसे विद्याधर हैं, ठीक है, तो इन्होंने के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो में बहुत सारे मूर्तियों का निर्माण कराया गया, तो चंदेलों के शासनकाल में ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया। 950 से 1195 के मध्य भारत में त्रिपुरी के कल्चरियों का विकास होता है और 977 में सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण होता है। सुबुक्तगीन ये आपका क्या कहते हैं, तुर्की है, और तुर्की आक्रमण जो है अब यहाँ पर इंडिया में होगा। तो सुबुक्तगीन जो है ये, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सामानी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो अलक्तगीन था। यह एक तुर्की गुलाम था और मध्य एशिया में इसने अपना स्वतंत्र राजवंश स्थापित किया था। इसकी राजधानी गजनी हुआ करती थी और अलक्तगीन के पश्चात गजनी पर सुबुक्तगीन का अधिकार होता है। और सुबुक्तगीन जो है अलक्तगीन का एक योग्यतम गुलाम था और गजनी के शासक अबू बकर लायक को हटाकर गजनी पर इसने अधिकार कर लिया और उसके बाद ये पश्चिमोत्तर की तरफ अपने पांव बढ़ाना शुरू करता है और हिंदू शाही राजा जयपाल को इसने युद्ध में पराजित किया था। दूसरी ओर 985 से 1014 का जो समय है, राजा चोल का शासनकाल है दक्षिण भारत पर, जिसमें तंजौर के प्रसिद्ध शिव और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 999 में बगदाद के खलीफा के द्वारा महमूद गजनवी को एक स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। तो महमूद गजनवी जो है ये सुबुक्तगीन का ही पुत्र था, जिसने 1000 से 1026 के मध्य भारत पर करीब 17 बार आक्रमण किए थे। 1000 में महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर आक्रमण होता है और 1000 से 1323 तक का जो समय है, वारंगल के काकतीय राजवंश इनका शासनकाल है, जिसमें बेतराज प्रथम जो है काकतीय वंश के संस्थापक हैं और प्रताप रुद्रदेव जो है ये अंतिम शासक हैं। फिर 1001 में बेहिंद की लड़ाई और हिंदू शाही शासक राजा जयपाल की महमूद गजनवी से पराजय।
हमने देखा कि जब सुबुक्तगीन जो है वहां पर गजनी में शासक था, तो जयपाल जो है उसके राज्य पर आक्रमण करते हैं। उस समय पर गजनी में युवराज के रूप में महमूद गजनवी ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और शासक बनते ही उसने अपने दुश्मन से बदला लेने की योजना बनाई और 1001 में राजा जयपाल के ऊपर वो आक्रमण करता है। यहाँ पेशावर के निकट जयपाल और उसके संबंधियों उसकी सेना के साथ युद्ध होता है। जयपाल और उसके संबंधियों से उसने आभूषण छीन लिए, उनको बेइज्जत किया गया था तथा राजा जयपाल को बेहिसाब धन देना पड़ा, जिससे अपमानित महसूस करके राजा जयपाल ने जलती हुई चिता में प्रवेश कर लिया और अपने आप को खत्म कर लिया। फिर उसके बाद महमूद गजनवी ने अब्दुल फतेह दाऊद, जो कि एक शिया संप्रदाय के थे, उनके ऊपर आक्रमण मुल्तान में आक्रमण करता है। फिर नागरकोट ज्वाला देवी मंदिर पर 1008 ईस्वी में उसने आक्रमण किया, जो कि पहला मंदिर अटैक था। फिर 1015-16 में उसने कश्मीर के राजा संग्राम राज के ऊपर आक्रमण किया। यह महमूद गजनवी की भारत में पहली हार थी। और 1025-26 में महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया और उस समय पर वहां के शासक थे भीम प्रथम, जो बघेल राजवंश के थे। वो नगर से भाग जाते हैं, जिसके बाद सोमनाथ मंदिर को खूब लूटा गया, मंदिर को तोड़ा जाता है। 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण होता है जाटों और खोखरों के खिलाफ और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के उसी वर्ष अलबरूनी जो है उसका भारत आगमन होता है। और अलबरूनी जो है उसकी एक प्रमुख बुक है तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, जिससे हमें तारीख यामिनी के बारे में जानकारी मिलती है। तारीख यामिनी महमूद के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है, जिसमें महमूद गजनवी के बारे में, उसके राजवंश के बारे में पता चलता है। महमूद गजनवी विश्व का प्रथम सुल्तान है और महमूद का जो वंश है वो यामिनी वंश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अलबरूनी के अलावा फिरदौसी और उत्बी, ये भी जो है महमूद गजनवी के दरबारी हैं। फिर 1193 में हम देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। तो जब तुर्कों का आक्रमण हो चुका है, उसी बीच मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो है वो ज्यादा प्रभावकारी था। वह भारत में सिर्फ लूटपाट के उद्देश्य से नहीं आता है, बल्कि वह भारत में एक स्थायी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से आक्रमण करता है। गजनी के पश्चात गोर राजवंश का उदय होता है। ठीक है, गोर पहले गजनियों के सामंत हुआ करते थे। जैसे ही गजनियों की शक्ति कमजोर पड़ती है तो गोरों ने अपने आप को स्वतंत्र स्थापित कर लिया और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो है गजनी का शासक बनता है। और ये इसी कड़ी में पंजाब भटिंडा के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। और पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय पर उनके अधिकार क्षेत्र में भटिंडा, दिल्ली और अजमेर हुआ करता था, उनके साथ मोहम्मद गौरी का तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित करते हैं। मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से घायल होकर वहां से भाग जाता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेना आमने सामने होती है। मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पराजित करता है। मोहम्मद गौरी की युद्ध में विजय होती है और यहीं से भारतीय राजनीति की जो दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाती हैं। और यहाँ से युद्ध के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अगला युद्ध लड़ता है 1194 में चंदावर का युद्ध, जिसमें राजा जयचंद, जो गढ़वाल कन्नौज के राजा थे, उनको युद्ध में पराजित करता है। यद्यपि जयचंद ने 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी और उसकी सेना की सहायता करी थी। 1195 में मोहम्मद गजनी वापस गजनी निकल जाता है और यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का सूबेदार नियुक्त करता है। अंतिम बार मोहम्मद गौरी 1205 में भारत आता है और 1206 में सिंध के निकट दम्यक नामक स्थान पर जाट और खोखरों ने मोहम्मद गौरी की गजनी जाते हुए रास्ते में हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है और 1206 में ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दूं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का जो समय है 1206 से लेकर 1526 तक का समय है, जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया है। पहला जो राजवंश है गुलाम वंश है,
जिसे हम मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। मामलुक का मतलब होता है शासन की सेवा में लगे हुए लोग। तो 1206 से 1290 तक का जो समय हो मामलुक वंश या गुलाम वंश का है। इसके बाद खिलजी वंश आती है, जिनका समय है 1290 से 1320 यानी कि 30 वर्ष। खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक 1320 से 1414 एडी 94 वर्षों तक शासन करते हैं, यानी कि सर्वाधिक शासन जो रहा है तुगलकों का रहा है, जिसके संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। अगला राजवंश है 1414 से 1450 सैयद वंश। 36 वर्ष तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया है और खिज्र खां इसका संस्थापक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश है लोदी वंश। 1450 से 1526 यानी कि 76 वर्ष तक लोदियों ने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया और बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है। तो हमने देखा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो शासनकाल है तुगलकों का है, सबसे छोटा शासनकाल है वो खिलजियों का है। तो इसको आप याद करने के लिए एक स्टेटमेंट है, गुल खिले तो सलाम। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये प्रमुख 5 राजवंश हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अलग अलग समय पर शासन किया है। हम बात कर रहे हैं 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का कमांडर है, जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की सहायता करी थी। इसके अलावा ये उसका बहुत वफादार है। तो इसने ही यहाँ पर गुलाम वंश की नींव रखी है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये सिपह सालार का टाइटल एज्यूम करता है। ये पहले अमीर आखुर के पद पर हुआ करता था, यानी कि शाही घुड़साल का अधिकारी हुआ करता था। इतिहासकार इसे लाख बख्श और हातिम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसने कुतुबुद्दीन बिन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। ये सूफी संत हैं जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत माना करता था। तो इस तरीके से कुतुब मीनार का फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बाद में इसे इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने अंतिम के 2 जो पिलर हैं, 2 स्टोरीज हैं, उनका कंस्ट्रक्शन करवाया था और सिकंदर लोदी बाद में इसकी रिपेयरिंग करवाता है। इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग शासकों ने कुतुब मीनार में अपना योगदान दिया है। 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसका बेटा आराम शाह शासक बनता है। लेकिन आराम शाह बहुत ही कमजोर शासक था, जिसकी उसके बहनोई इल्तुतमिश ने हत्या कर दी और स्वयं शासक बन जाता है। इल्तुतमिश के शासक बनते से ही इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करी और इस तरीके से हम इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। इल्तुतमिश शासक बनते ही यहाँ पर दल चालीसा का एस्टेब्लिशमेंट करता है। दल चालीसा को हम तुर्काने चहलगानी के नाम से भी जानते हैं। बाद में इसे बलबन खत्म करता है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने ही इक्तादारी सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था और इसी के शासनकाल में 1221 एडी में मंगोल शासक चंगेज खान भारत पर आक्रमण करता है और मंगवर्नी का पीछा करते हुए वो भारत आता है। लेकिन रास्ते में ही मंगवर्नी के दूत की इल्तुतमिश ने हत्या करवा दी और भारत से वो सिंधु नदी के किनारे से ही वापस लौट जाता है। तो इल्तुतमिश ने चंगेज खां के संभावित आक्रमण को भी यहाँ पर विफल कर दिया। उसके बाद उसने जीतल और टंका जैसे कुछ महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए हैं और उसके बाद में खलीफा बगदाद के जो खलीफा थे उनसे भी इसे मानपत्र की प्राप्ति होती है और इसे दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है। 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो है गद्दी पर बैठती है और 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी जाती है। इस तरीके से मात्र 3 साल 6 महीने का जो समय है वो रजिया सुल्तान का है। रजिया सुल्तान के खिलाफ उसके ही क्या कहते हैं वफादारों ने उसके ही शासन काल में जो उसके गवर्नर्स थे उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया और 1240 में हरियाणा के पास कैथल में उसकी हत्या कर दी जाती है और वहीं उसकी समाधि बना दी जाती है। रजिया सुल्तान की मौत के बाद अब यहाँ पर जो रूलर है वो है आपका बलबन और बलबन जो है 1266 से 1286 तक का जो समय है गयासुद्दीन बलबन का है। इसने अपने आप को जिल्ले इलाही घोषित कर दिया था। जिल्ले इलाही का मतलब होता है अल्लाह की छाया।
और इसने खुद का एक राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें सिजदा और पैबोस जो प्रोसेस थी उसको स्टार्ट किया। इसके अलावा पर्शियन त्योहार जो है नौरोज, उसकी शुरुआत करता है। वो अपने आप को फारस के सबसे प्रमुख राजवंश अफरासियाब का मानता है। और इसी के समय पर दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण भी शुरू होता है। 1279 में बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह होता है, जो कि गयासुद्दीन बलबन के समय पर ही था। और 1286 में गयासुद्दीन बलबन की अपने उसके पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की पुत्र वियोग में मौत होती है, तो याद रखेंगे गयासुद्दीन बलबन। इसकी मौत पितृ वियोग में दिल्ली सल्तनत में होती है। तो आप अभी तक ये जो महत्वपूर्ण तिथियां हम देख रहे हैं, उन महत्वपूर्ण तिथियों से में आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं जो पूछे जाते हैं। तो हम केवल उन महत्वपूर्ण तिथियां और उनसे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाकी डिटेल के देखने के लिए आपको हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ जो उसमें वीडियो लेक्चर सीरीज है उसको आपको पूरा देखना होगा, जिसमें हम इतिहास में अलग अलग राजवंशों को और डिटेल में देखेंगे। तो इस तरीके से हमने अभी देखा दिल्ली सल्तनत का पहला जो राजवंश है गुलाम राजवंश। गुलाम राजवंश के बाद अगला जो हम देखते हैं खिलजी वंश। तो 1290 से 1296 में जलालुद्दीन खिलजी, एक तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, 1290 में इसने खिलजी राजवंश की स्थापना की। पहले वह एक सैनिक के रूप में अपना जीवन आरंभ करता है, बाद में अपनी योग्यता के बल पर प्रोग्रेस करता हुआ सेना नायक और सूबेदार बन बैठता है। धीरे धीरे उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ता जाता है। 1290 में उसने कैकुबाद और क्यूमर्स की हत्या कर दी और स्वयं को सुल्तान घोषित कर बैठा। खिलजियों के हाथों में सत्ता आने से कुलीन तुर्कों के हाथ से निकलकर सत्ता एक ऐसे वर्ग में आ गई थी जिनमें निम्न वर्गीय तुर्क, अफगान और हिंदुस्तानी शामिल थे। इसे ही खिलजी रिवॉल्यूशन या खिलजी क्रांति भी कहा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे और दामाद को इलाहाबाद का गवर्नर बना दिया और जलालुद्दीन खिलजी खुद दिल्ली की गद्दी पर 70 वर्ष की उम्र में बैठा था। जलालुद्दीन ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण विजय पर भेजा था और उसने देवगिरी के राजा रामचंद्र पर आक्रमण किया, जहां से उसने बहुत ढेर सारी संपत्ति प्राप्त की। जब जलालुद्दीन को अपने भतीजे की विजय का पता चलता है तो वह उससे मिलने कड़ा माणिकपुर आता है और अलाउद्दीन ने अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया और स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर लिया। इस तरीके से 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। 1309 से 1313 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय की अभियान की शुरुआत करी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था गुरसाख्त। वह कड़ा मानिकपुर का गवर्नर था और उसने भारत में साम्राज्यवाद प्रारंभ किया। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही होता है। धर्म को राजनीति से उसने अलग किया और अलाउद्दीन खिलजी बेहद ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी इच्छा थी सिकंदर की तरह विश्व विजय की और बाद में इसे ही सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग क्षेत्रों पर उसने अभियान किए हैं। जैसे आपका 1298-99 में गुजरात के राजा कर्णदेव के ऊपर वो आक्रमण करता है, जिसमें गुजरात के राजा कर्णदेव अपना राज्य छोड़कर भाग जाते हैं और उनकी पत्नी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। फिर 1300 ईस्वी में रणथंभौर में सवाई माधोपुर के राजा जो हैं राजा हमीरदेव चौहान वंश के थे, उनके ऊपर आक्रमण करता है। 1303 में राणा रतन सिंह, जिनकी पत्नी का नाम है पद्मिनी या पद्मावती, इनके ऊपर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ का नाम बदलकर ये खिजनाबाद रख देता है। इसी रानी पद्मिनी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है पद्मावत, जिसके राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पर चित्तौड़ का नाम खिजनाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखा था। 1307 में फिर से देवगिरी दौलताबाद पर आक्रमण करता है, जहां पर राजा रामचंद्र देव शासक हैं। मलिक काफूर के नेतृत्व में ये अभियान किए जाते हैं और दक्षिण के अभियान के समय ही मलिक काफूर ने जब पूरे राज्यों पर कंट्रोल कर लिया था तो वहां पर उसने अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की उपाधि देता है। 1315 में मलिक काफूर की दक्कन से अभियान से वापसी होती है।
और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का समय, उसके समय की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के क्या कहते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, सैन्य अभियान है, सैन्य सुधार हैं, भू राजस्व व्यवस्था और आर्थिक सुधार भी अलाउद्दीन खिलजी के हैं। जैसे सैन्य सुधारों में हम बात करते हैं, उससे पहली स्टैंडिंग आर्मी रखने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है। दूसरा, सैनिकों को पहली बार नगद वेतन देने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी है। इसने शाही घोड़ों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए दागो और हुलिया प्रथा शुरू की थी, सैनिकों की सीधी भर्ती की व्यवस्था शुरू की, उनको प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था शुरू करवाता है, सैनिकों को उनकी कुशलता के आधार पर, उनके पास घोड़ों की संख्या के आधार पर नगद वेतन देना शुरू करता है। एक घोड़ा रखने वाले घुड़सवार को यकस्पा, 2 घोड़े रखने वालों को दुअस्पा कहा जाता है। एक सैनिक का वेतन 234 टंका प्रतिवर्ष हुआ करता था और अतिरिक्त घोड़े के लिए उसे 78 टंका अतिरिक्त भत्ता मिलता था। और बाजार व्यवस्था में सुधार, क्योंकि सैनिकों को उचित कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना भी उसका एक महत्वपूर्ण काम था, तो उसने बाजार की देखभाल के लिए दीवाने रियासत विभाग की स्थापना करता है। बाजार के अधीक्षक यानी कि सहना और सहनाए मंडी यानी बाजार के दरोगा की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी करता है, जिससे कि अनाजों के मूल्य निर्धारित हों, उनमें कोई मूल्य वृद्धि न हो सके, साथ ही साथ निश्चित मूल्यों पर जनता को और उसके सैनिकों को यहाँ पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। दीवाने मुस्तखराज नाम से करों की व्यवस्थित वसूली के लिए राजस्व विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी करता है। वो घड़ी और चरी जैसे टैक्सेस इंट्रोड्यूस करता है, जिससे कि दिल्ली सल्तनत, या बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो सल्तनत काल है वो काफी मजबूत होता है। इस तरीके से भू राजस्व व्यवस्था और आर्थिक सुधार अलाउद्दीन खिलजी करता है। और खिलजियों के पतन के बाद तुगलक वंश की स्थापना होती 1320 ईस्वी में। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक है। नसीरुद्दीन खुसरो खां, जो कि खिलजी वंश में अंतिम शासक है, उसकी दीपालपुर के जो प्रांतपति गाजी मलिक ने हत्या कर दी और खुद शासक बन बैठता है। बाद में इसी का नाम बदल जाता है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में सबसे दिल्ली में पहली बार नहरों का निर्माण कार्य शुरू होता है, ठीक है। और इसके मौत के बाद मोहम्मद बिन तुगलक इसका बेटा शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का ज्येष्ठ पुत्र था, सैनिक और बौद्धिक शक्ति से बहुत ही ज्यादा परिपूर्ण था, और इसलिए खुसरो शाह ने जौना खां को शाही घोड़ों का मुख्य अधिकारी नियुक्त कर दिया था। बाद में उसकी शक्ति बढ़ती है और अपने पिता के साथ मिलकर खुसरो खां की हत्या कर देता है और गयासुद्दीन तुगलक के बाद वो शासक बनता है। तो गयासुद्दीन के शासनकाल में जितने भी दक्षिण अभियान होते हैं, उन अभियानों में मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार इंसिडेंट होता है जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल पर आक्रमण करने जाता है, तो उसने उलूग खां या बोल सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का प्रशासन सौंपा था। इससे उसकी शक्ति और महत्वाकांक्षा और अधिक बढ़ गई और खुद को ही वो गद्दी का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करने लगा। उसने दिल्ली के बाहर एक लकड़ी का महल बनवाया और अपने पिता का स्वागत इसी महल में किया था। जब बंगाल विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक वापस आता है तो इसी महल में उसका स्वागत किया जाता है। षड्यंत्रवश या नेचुरल तरीके से वह महल गिर जाता है। उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक और उसके छोटे बेटे की मौत हो जाती है और मोहम्मद बिन तुगलक निर्विरोध रूप से गद्दी पर 1325 ईस्वी में बैठता है और दिल्ली का शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय का सबसे आकर्षक व्यक्तित्व है। वह सर्वाधिक पढ़ा लिखा और विद्वान शासक है, लेकिन जनता उसका ये मानना है कि जनता मूर्ख है, इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं समझते थे। जनता की नजर में मोहम्मद बिन तुगलक की नजर में जनता मूर्ख है, ठीक है। ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुल्तान है, जिसे एल्फेंसीन करके एक इतिहासकार है जिसने इन्हें इनसेन सुल्तान की भी उपाधि दी है। बदायूनी ने तो यहां तक कहा है कि राजा को प्रजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली जब मोहम्मद बिन तुगलक की मौत होती है, ठीक है। वह अरेबिक पारसी भाषाओं का बहुत ही बड़ा ज्ञाता था। इसे मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, रीजनिंग, साइंस इनका बहुत अच्छा ज्ञान था। इतने अच्छे व्यक्तित्व का होने के बाद भी उसकी जो योजनाएं हैं वो बहुत ही फेलियर रहती हैं। इसी के टाइम पर 1333 में अफ्रीकी यात्री मोरक्को का
रहने वाला इब्न बतूता भारत आता है उसके दरबार में, और जहां पर उसे दिल्ली कोर्ट में काजी के पद पर अपॉइंट किया जाता है। उसकी एक बुक है सफरनामा या रेहला, बहुत ही फेमस बुक है। इसी बुक में उसने कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना के बारे में वर्णन किया है, और उस इब्न बतूता बताता है कि इन सभी जगहों पर मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार था। पूरे विश्व में दिल्ली सबसे संपन्न देश हुआ करता था और मोरक्को के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजय का नगर विजयनगर, जिसे दक्षिण भारत हम्पी कर्नाटका में इस राजवंश की स्थापना होती है। ठीक है, हरिहर और बुक्का ये संगम वंश के संस्थापक हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वो पहला सुल्तान था जिसने सती सिस्टम को बैन करने की कोशिश की है। दूसरी ओर विजयनगर साम्राज्य के पैरेलल 1347 में बहमन शाह होशंग शाह बहमन के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। 1393 में जौनपुर राज्य की स्थापना होती है, और मोहम्मद बिन तुगलक के पतन के बाद उसका छोटा भाई चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है 1351 एडी में, और फिरोज शाह तुगलक सती प्रथा को बंद करने वाला पहला सुल्तान था। उसे सल्तनत काल के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। यह धार्मिक कट्टरता में औरंगजेब से भी कट्टर था, और ये पहला सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने कुछ 6 प्रमुख नगरों की स्थापना की है, जैसे एक तो हिसार, जिसे हम फिरोजा के नाम से जानते हैं। फतेहाबाद, अपने बेटे फतेह खां के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना की हरियाणा में। फिरोजपुर पंजाब में सतलुज नदी के किनारे। फिरोजाबाद, जिसे हम ग्लास सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में। जौनपुर, यहाँ यह बेस्ट मुस्लिम एजुकेशन सेंटर हुआ करता था, जिसे हम सिराज हिंद के नाम से जानते हैं, या सिराज ऑफ ईस्ट भी हम बोलते हैं। और जो अगला है फिरोज शाह कोटला, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण दिल्ली सल्तनत में किया जाता है। इसने सिरसा में नहर का निर्माण करवाया था, वहां पर 1200 बगीचों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सिफा ऐसे प्रमुख विभागों की स्थापना करता है। इसने जो सोल्जर की पोस्ट हुआ करती थी उसे आनुवांशिक बना दिया। इसके अलावा दिल्ली के जो टोपरा और मेरठ के जो राजस्थान के जो पिलर हैं, टोपरा राजस्थान और मेरठ के जो बौद्ध अभिलेख हैं, स्तंभ अभिलेख, उनको दिल्ली में स्थानांतरित किया है। और इस तरीके से उसके बाद तुगलक वंश का जो अंतिम सुल्तान है नसीरुद्दीन महमूद, इसी के शासनकाल में 1398 में दिल्ली में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, और तैमूर लंग आक्रमण के बाद यहाँ पर अपने बेटे शाहरुख खान को यहाँ का केयरटेकर अपॉइंट करता है, और शाहरुख खान ने खिज्र खां की सेवा से खुश होकर एक नए वंश की स्थापना को यहाँ पर प्रशस्त करता है। 1414 में पहली सिया डायनेस्टी, सिया राजवंश या दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना खिज्र खां करता है। 1414 से 1451 तक दिल्ली में सैयद वंश का शासनकाल चलता है। फिर 1451 के बाद एक नया राजवंश आता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम प्रमुख राजवंश बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना होती है, और 1455 में संत कबीर का जन्म होता है। लोदी डायनेस्टी में जो प्रमुख शासक एक तो बहलोल लोदी है। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलवाए थे जो अकबर के समय तक चलते रहे। इसी ने दिल्ली में लोदी बगीचे का निर्माण भी करवाया था। बहलोल लोदी के सामने बहुत ही एक कमजोर शासक था। उसके सामने कई विषम परिस्थितियां थी उस समय पर जब वो सुल्तान बनता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह अभी भी जीवित था, और उसके जो अमीर थे उनमें आपस में सामंजस्य नहीं था। तो बहलोल लोदी की स्थिति जो है वैधानिक शासक की नहीं थी, और इसी ने सुल्तान की जो प्रतिभा है, सुल्तान का जो पद है, उसकी गरिमा को कमजोर बना दिया। इसके बाद इसका बेटा सिकंदर लोदी शासक बनता है। सिकंदर लोदी जब शासक बनता है तो इसने गजे सिकंदरी नामक कुछ प्रामाणिक माप बनवाई थी। 1489 से 1517 का जो समय है सिकंदर लोदी का है। इसी ने भूमि की नाप करवाकर उपज के अनुसार लगान की राशि तय की और उसे नियमित वसूलने का प्रावधान भी किया। सिकंदर लोदी दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है। महिलाओं के मकबरों में जाने पर रोक लगाता है। शीतला माता की पूजा और यमुना में स्नान पर भी ये प्रतिबंध लगाता है।
और 1455 में संत कबीर का जन्म, 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म होता है। सिख धर्म के पहले संस्थापक गुरु नानक देव हैं, या पहले सिख गुरु नानक देव, इनका जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी एडी में होता है। 1472 शेरशाह सूरी का जन्म, 1483 जहीरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म होता है। 1509 में कृष्णदेव राय शासक बनते हैं, ये संगम वंश के हैं। 1509 में ये शासक बनते हैं। जब बाबर का भारत पर आक्रमण होता है तो उस समय पर दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय का शासन चल रहा होता है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कृष्णदेव राय के बारे में बताया है। कृष्णदेव राय बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने बहमनी, बीजापुर आदि राज्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों के साथ इनके बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। ये कृष्णदेव राय का जो समय है विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों से घोड़ों का व्यापार भी शुरू किया था। इन्होंने अपनी राजधानी तथा प्रशासन संबंधी अपने विचार तेलुगु का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है आमुक्त माल्यक, उसमें इन्होंने लिखा है। विद्या प्रेम के कारण इन्हें आंध्र भोज कहा जाता था। इनके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान हुआ करते थे, जिसमें तेनाली रामन जो है वो प्रमुख हैं। इन 8 तेलुगु विद्वानों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। संस्कृत में जामवती कल्याणम, उषा परिणय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसीलिए इनके समय में बहुत सारे साहित्यों की रचना की गई है। तो कृष्णदेव राय का जो शासन काल है वो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल भी माना जाता है। और इनके बाद जो संगम वंश है काफी कमजोर हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य काफी कमजोर हो जाता है। बाद में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में 1565 में तालीकोटा में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसे हम राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी के नाम से भी जानते हैं। तो इस युद्ध में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य अलग अलग हो जाते हैं और पूरा जो दक्षिण भारत है वो छोटे छोटे नए नए राजवंशों में विभाजित हो जाता है। जैसे बीजापुर में आदिल शाही हो जाती है, अहमदनगर में निजाम शाही, बरार में इमाद शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही और बीदर में बरीद शाही। तो अलग अलग छोटे छोटे नए राज्यों का उदय होता है विजयनगर बहमनी के पतन के पश्चात। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा होता है, यानी कि पोर्चुगीज इंडिया में आ चुके हैं और इनका जो समय है दक्षिण भारत में ये अपनी जड़ें धीरे धीरे मजबूत करना शुरू कर देते हैं। और 1510 में गोवा पर पुर्तगाली अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। पुर्तगालियों के नियंत्रण स्थापित करने में पुर्तगालियों के जो प्रमुख आप बोल सकते हैं जो सेना अधिकारी थे, जैसे एक तो एल्मिडा है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क है, ठीक है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे 1498 में कोलंबस जो है वो अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलता है। एक्चुअली वो भारत की खोज के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ता भटक जाता है और वो अमेरिका पहुंच जाता है। 1498 में अब्दुल मानिक की सहायता से वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां जमोरिन राजा के राज्य में वो एंट्री करता है। ठीक है, वो उसका एक जहाज था साओ गैब्रियल। इस समय पर इस जहाज से वो इंडिया आता है। इस समय पर शासक था सिकंदर लोदी। और 1502 में वास्को डी गामा भारत दोबारा आता है। 1503 में कोची में पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित होती है। 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में इन्होंने स्थापित की थी और 1505 में पहला गवर्नर अल्मिडा ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर इंडिया आता है। फिर 1510 जो हम बात कर रहे हैं गोवा पुर्तगालियों का कब्जा, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने जबरन बीजापुर से भारत में गोवा पर अधिकार कर लेता है। बीजापुर से जबरदस्ती गोवा छीन लेता है और कोचीन में पुर्तगाली दुर्ग की स्थापना करता है। कोचीन को अपनी राजधानी भी बनाता है। अब गोवा जो है पुर्तगालियों की औद्योगिक राजधानी है। दूसरी ओर 1517 में इब्राहिम लोदी जो है वो शासक बनता है। सिकंदर लोदी की मौत के पश्चात उसका बेटा इब्राहिम लोदी शासक बनता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसकी युद्ध के मैदान में मौत होती है और 1519 में भारत में बाबर का प्रवेश होता है। 1520 में बाबर का भीटा और सियालकोट पर आक्रमण होता है और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध में पराजित होता है
और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात मुगलों का जो समय होता शुरू होता है वो भारत में। ठीक है, इन सब के बीच में मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता दूं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में उनकी जो दरबारी कवि थे अमीर खुसरो थे, फेमस कोर्ट पोएट थे। इन्हें ये बलबन के भी कंटेम्प्रेरी हैं और जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक सुल्तानों का समय देखा है। इन्हें तोता तूतीय हिंद या पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सितार और तबला की खोज की थी। इन्होंने वोकल म्यूजिक कव्वाली की खोज की थी। इसके अलावा खड़ी बोली के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। इन्होंने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। इनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया जो हैं, इनकी कब्र आपका दिल्ली में है। ठीक है, खुसरो की एक प्रसिद्ध रचना है खमसाए खुसरो, ये भी उन्होंने ही लिखा था। फिर दूसरा जो हम बाबर की बात कर रहे हैं आपका मुगल सल्तनत की, तो बाबर जो है ये इसका जीवन बहुत ही संघर्ष वाला रहा है। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है। ये एक चगतई तुर्क था। फरगना में अफगानिस्तान एक छोटा सा साम्राज्य था जिसकी राजधानी थी अंदीजान, यहां उसका जन्म होता है। पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर खानदान से थे और माता कुतलुग निगार खानम चंगेजी खानदान से थी। बाबर जहां फरगना का शासक है वहां आपस में इसके जो भाई लोग चाचा लोग थे उनके साथ इसकी नहीं बन रही थी, तो वहां कई सारे स्ट्रगल करते हुए 1504 में वो काबुल जीतता है और काबुल जीत में उसमें ईरानियों ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी। और उसके बाद ये पंजाब और आसपास के क्षेत्रों पर अटैक करता है। बाद में 1526 में 21 अप्रैल 1526 को ये इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लेता है। ठीक है, जिसमें राणा सांगा और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसे युद्ध में बुलाया था। इसके अलावा राणा सांगा के अलावा आलम खान और दौलत खान, इन्होंने भी बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की सेना जो है काफी कमजोर थी, लेकिन उसकी जो सैन्य नीति थी रूमी और तुलगमा पद्धति का उपयोग करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये अपने साथ तोप खाने लेकर आया था जिसमें प्रमुख तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफा, जिन्होंने युद्ध में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 21 अप्रैल 1526 को इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और यहीं से मुगल साम्राज्य की जड़ें मजबूत होती हैं। 1526 के बाद 1527 में बैटल ऑफ खानवा का युद्ध होता है। बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ यहाँ पर अभियान किया। बाबर के द्वारा राणा सांगा की हार होती है और इस युद्ध में पहली बार बाबर को लगा कि वो युद्ध में हारेगा राणा सांगा के खिलाफ, तो उसने पहली बार इस युद्ध में जिहाद शब्द का उपयोग किया और सेना में जिहाद शब्द का सुनते ही सेना में एक जोश आया, एक लेक्चर देता है और उस लेक्चर के बाद सेना बड़ी मुस्तैदी से युद्ध करती है। राणा सांगा की युद्ध में पराजय होती है। अब क्योंकि इस युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ मेदिनी राय और महमूद लोदी ने सहायता की है, तो 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है जिसमें बाबर से मेदिनी राय पराजित होता है। चंदेरी मध्य प्रदेश में है। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध होता है जिसमें बाबर के द्वारा अफगान शासक महमूद लोदी की पराजय होती है। इस तरीके से बाबर ये प्रमुख 4 युद्ध हैं बाबर के, जिन्हें हम याद करने के लिए बाबर आया 1526 में, पानी पिया 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, खाना खाया खानवा का युद्ध होता है, चाय पी चंदेरी का युद्ध और घर गया यानी घाघरा का युद्ध। 1530 में बाबर की मौत होती है और सिंहासन पर हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को पहली बार आगरा में दफन किया गया था, लेकिन उसकी इच्छा थी काबुल में उसे दफन किया जाए, तो दूसरी बार बाबर को काबुल में दफन किया जाता है। बाबर की एक प्रमुख आत्मकथा है तुझके बाबरी या बाबरनामा, जो कि आपका तुर्की भाषा में है। इसकी रचना बाबर ने की थी। बाबर के बाद हुमायूं जब शासक बनता है तो 1530 में इसका राज्याभिषेक होता है। इसे इंसान कामिल या परफेक्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करने वाला शासक है। यह अफीम का बहुत बड़ा शौकीन है।
हुमायूं के ही शासनकाल में हिंदू मुस्लिम राखी त्योहार शुरू होती है, जिसमें रानी कर्णवती जो है हुमायूं को राखी भेजती हैं। हुमायूं का जो पहला युद्ध था 1539 चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं जो है शेर शाह सूरी से पराजित होता है और ये भागता है यहाँ से। इसे डूबते हुए एक निजाम ने बचाया था। बाद में इसी निजाम को एक दिन का शासक बनाता है और उसी के आदेश पर दिल्ली सल्तनत में या मुगल शासन काल में पहली बार चमड़े के सिक्कों का प्रचलन शुरू होता है। इसी निजाम ने लेदर कॉइन्स को इशू किया था हुमायूं के शासनकाल में। 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम होता है, बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, जिसमें हुमायूं पराजित होता है और यहां से भागता है और शेर शाह सूरी जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, दिल्ली का शासक बन बैठता है। इसी शेर शाह सूरी का जो वास्तविक नाम है फरीद या शेर खान के नाम से भी ये जाना जाता है। और जब ये भाग रहा होता है 1542 में हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम से उमरकोट के राजा वीर शाल के यहाँ पर होता है। 1555 में हुमायूं वापस शक्ति एकत्रित करता है और भारत पर आक्रमण करता है और हुमायूं का भारत में पुनः एक अधिकार स्थापित होता है। इसमें 1555 में पंजाब में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुमायूं और तातार खान के खिलाफ और बैटल ऑफ सरहिंद हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच होता है 1555 में। और बाद में ये अपने भाइयों अस्करी, हिंदाल, कामरान की भी हत्या कर देता है और आसपास के क्षेत्रों को जीतता हुआ दिल्ली का शासक बन बैठता है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर के द्वारा हेमू की पराजय और बैरम खान के संरक्षण में अकबर यहाँ पर बादशाह बनता है। हमने देखा 1542 में अकबर का जन्म होता है वीरशाल के यहाँ पर। और जब दिल्ली में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं की मौत हो जाती है और हुमायूं की मौत के बाद दिल्ली पर राव हेमू विक्रमादित्य 14वां ये दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। बैरम खान और अकबर की सेना राव हेमू को पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित करती है और अब अकबर का यहाँ पर कलानौर में राज्याभिषेक 13 वर्ष की उम्र में 1556 में होता है। 1556 में दूसरी ओर हम देखते हैं पुर्तगालियों के द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पर पहुंचता है और यहीं पर भारत में गोवा में जो भारतीय आयुर्वेद औषधियां हैं उनकी प्रिंटिंग यहाँ पर इस प्रेस के द्वारा की जाती है। 1562 तक अकबर के जीवन पर हम देखते हैं बैरम खान का प्रभाव। 1556 से 1560 बैरम खान रेजेंसी और उसके बाद 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया जाता है और 1562 से 1605 तक अकबर जो है स्वतंत्र शासक के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी, पिलग्रिमेज टैक्स एबॉलिश करता है। 1564 में अकबर ने जजिया कर को भी खत्म कर दिया। 1565 में पहले ही बात कर ली है तालीकोटा या राखी की चमड़ी का युद्ध विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में होता है, जिसमें बाद में बहुत सारे छोटे छोटे नए नए राजवंशों की स्थापना होती है। 1565 के पश्चात 1565 में ही आगरा के किले की स्थापना की जाती है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है। 1568 में अकबर की चित्तौड़ विजय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्तौड़ के राणा उदय सिंह उस समय पर शासक थे, ठीक है। राणा उदय सिंह को युद्ध में पराजित करता है और अकबर वहां पर विजयी होता है। 1569 में जहांगीर का जन्म होता है। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम, तो शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म होता है, जिसका नाम सलीम रखा गया था। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। 72-73 में ये गुजरात अभियान पर जाता है। उस समय पर गुजरात में शासक था मुजफ्फर खान तृतीय। ये वो अभियान है जिसमें स्वयं अकबर युद्ध में भाग लेने जाता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप के खिलाफ अकबर की सेना, जिसमें अकबर की ओर से राजा मान सिंह जो है राणा प्रताप के साथ युद्ध कर रहे हैं। राणा प्रताप युद्ध में पराजित होते हैं और वहां से भाग जाते हैं। 1579 में अकबर ने महजरनामा डिक्लेयर किया था। महजरनामा जो है एक तरह से एक दस्तावेज हुआ करता था, जिसमें अकबर को ये अधिकार थे कि कोई भी फरमान जारी कर सकता है। इस पर न तो किसी उलेमा का कोई इम्पैक्ट प्रभाव होगा, न ही कुछ। इस उलेमा में कोई मतभेद अगर होता है तो राज्य के हित में जो होगा अकबर उसे सहमति दे सकता है। यही था एक महजरनामा, बोल सकते हैं एक तरह से पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, जो अकबर ने डिक्लेयर किया था। 1582 में अकबर ने दीने इलाही की घोषणा की थी। महेश दास यानी कि बीरबल
इकलौते और पहले नवरत्न थे जिन्होंने दीन इलाही को स्वीकार किया था। इसी बीच 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1602 में डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और अकबर की मौत के बाद जहांगीर यहाँ पर शासक बनता है। जहांगीर का जो शासनकाल है इसे हम पेंटिंग या चित्रकला के क्षेत्र में स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। जहांगीर का जन्म हमने पहले बार की फतेहपुर सीकरी में 1569 में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। इसकी माता का नाम हरकाबाई या मरियम उस जमानी था और इसके जो गुरु हैं अब्दुल रहीम खाने खाना है। इसका राज्याभिषेक आगरा में किया जाता है। शाहदरा में इसे रावी नदी के किनारे दफन किया जाता है। ज्यादातर ये लाहौर में ही रहा करता था और इसी के टाइम पीरियड पर 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आता है। समुद्री मार्ग से आने वाला ये पहला अंग्रेज है। इसे तुर्की भाषा का भी काफी अच्छा ज्ञान था और इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इसी के टाइम पर 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित होती है और 1610 में पुलिकट में पहली डच फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट होता है। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था मेहरूम निशा था। ये सलीमा बेगम की दासी थी। इसके पिता मिर्जा गियास बेग, इन्हीं के नाम पर इस्मातुद्दौला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। इसकी नूरजहां की मां अस्मत बेगम, इसे इत्र का आविष्कारक कहा जाता है। इसका भाई आसफ खान था जिसकी बेटी थी मुमताज महल या अर्जुमंद बानो बेगम। इसकी शादी शाहजहां से होती है। नूरजहां की बेटी थी लाडली बेगम जिसकी शादी शहरयार खान से होती है। तो फिर 1615 में टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर भारत आता है और 1622 में शाहजहां जो है विद्रोह करता है। शाहजहां पुर्तगालियों के साथ मिलकर जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है और 1628 में शाहजहां मुगल सम्राट बनता है। और जैसे ही ये मुगल सम्राट बनता है तो इसने बहुत सारे निर्माण कार्य किए हैं। इसीलिए जो शाहजहां का शासनकाल है स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ये जोधाबाई और जहांगीर का लड़का है। जोधाबाई जो जगत गोसाई या मारवाड़ के राजा की बेटी थी। शाहजहां की शादी मुमताज महल जो आसफ खान की पुत्री है जिसे हम अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से भी जानते हैं उसके साथ होती है। इनके 14 बच्चे होते हैं जिनमें से काफी बच्चे मर जाते हैं, कुछ बच्चे जीवित रहते हैं। उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। 1636 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा शाहजहां का जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह ये दिल्ली में रहता है। शाह शुजा बंगाल में, औरंगजेब दक्कन चला जाता है। मुराद गुजरात का सूबेदार बनता है। दारा शिकोह को लिटिल अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ये पंजाब का सूबेदार था। ये सांप्रदायिक और उदारवादी व्यक्तित्व का था। इसने सर्रे अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। दारा शिकोह की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मजमा-उल बहरीन। इसी के कारण से बहुत सारे उलेमा और जो कट्टर इस्लामिक वर्ग था वो दारा शिकोह के का विरोधी हो जाता है और औरंगजेब बाद में उत्तराधिकार के युद्ध में अपने सारे भाइयों को हराकर यहाँ पर उत्तराधिकारी बनता है और दिल्ली सल्तनत का मुगल बादशाह बनता है। 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट का फाउंडेशन रखा था। 1646 में शिवाजी का तोरणा पर अधिकार हो गया था। 1648 में शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। शाहजहानाबाद दिल्ली में। 1656 में शिवाजी का जावली पर अधिकार होता है। 1659 में शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या कर दी जाती है और दारा शिकोह को मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था उत्तराधिकार के युद्ध के पश्चात 1659 में। ठीक है, जो अंतिम युद्ध हुआ था बैटल ऑफ देवराज जो अजमेर में हुआ था। दारा शिकोह की सेना हारती है, औरंगजेब जीतता है। इसे उदारवाद की पराजय और कट्टरपंथियों की विजय के युद्ध के रूप में भी माना जाता है। 1659 में शिवाजी ने दूसरी ओर अफजल खां की हत्या कर दी थी और वहां पर साउथ इंडिया में वे अपने आप को पावरफुल कर रहे थे। शिवाजी के बारे में हम अलग से यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। 1658 में औरंगजेब सिंहासन रूढ़ होता है और इसका पूरा नाम था औरंगजेब आलमगीर।
कहा जाता है कि जब औरंगजेब का जन्म 1618 में दाहोद उज्जैन में हुआ था, तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि शाहजहां की मृत्यु का कारण औरंगजेब होगा। इसलिए औरंगजेब को मिलिट्री ट्रेनिंग के बजाय मदरसों में पढ़ने के लिए भेजा गया। इसीलिए औरंगजेब जो है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ अनुशासित मुगल बादशाह बनता है। और इसके बहुत सारे ऐसे सुधार कार्य हैं जिनके कारण से इसे जिंदा पीर कहा जाता है। 1664 में शिवाजी के द्वारा सूरत की लूट की जाती है। दूसरी ओर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1664 में ही होती है। मुगलों और शिवाजी के बीच में 1665 में पुरंदर की संधि होती है। इसमें पुरंदर की संधि में मुगलों की ओर से राजा जयसिंह जो राजस्थान के थे, इन्होंने शिवाजी को कैद कर लिया और आगरा में जयपुर भवन में उन्हें कैद कर रखा जाता है। 1666 में शाहजहां की मृत्यु होती है और 1670 में शिवाजी का सूरत पर दूसरा अटैक होता है। और जब मुगल कैद से भागने के बाद 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में गंग भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक करवाया जाता है और फ्रांसीसियों के द्वारा पांडिचेरी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। 1675 में ही औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया जाता है। गुरु तेग बहादुर जो है अंग्रेजों सिखों के 9वें गुरु थे और शाहजहां ने ही दिल्ली आगरा में सफेद संगमरमर से बना ताजमहल का निर्माण करवाया था 1631 से 1653 में। 1679 में औरंगजेब ने फिर से जजिया कर वापस लागू कर दिया था। औरंगजेब जब शासक बनता है तो उसने एक तो आलमगीर की उपाधि धारण की थी, इसलिए हम इसे औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानते हैं। उसे जिंदा पीर और दरवेश कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे इस्लाम से रिलेटेड कार्य किए थे जिससे इस्लामिक वर्ग खुश होता है। और जैसे नवरोज त्योहार पर बैन कर दिया, तुलादान, झरोखा, इस पर प्रतिबंध लगा देता है, अग्नि पर प्रतिबंध लगा देता है, राज्य में जहां कहीं भी नाच गाने हुआ करते थे उस पर प्रतिबंध लगाता है, जुआ पर प्रतिबंध लगा देता है, लिकर कंजम्पशन यानी कि दारूखोरी पर प्रतिबंध लगा देता है। उसने सोमनाथ, काशी, केशव राय मंदिर, मथुरा पर वो आक्रमण करता है, उनको नष्ट करता है। इस तरीके से औरंगजेब जो है बहुत सारे हिंदुओं के प्रति खिलाफ कट्टर अभियान करता है, जिस कारण से लोगों ने उसे दरवेश या जिंदा पीर की उपाधि भी दी थी। 1680 में छत्रपति शिवाजी की मौत हो जाती है और 1685 में अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई में शिफ्ट कर दिया जाता है। 1689 में औरंगजेब के द्वारा संभाजी, शिवाजी का जो बेटा है, संभाजी को मृत्युदंड दिया जाता है, साहू जी महाराज को कैद कर लिया जाता है। और 1698 में सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुरी की जो जमींदारी है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। 1707 में साउथ इंडिया कैंपेन के दौरान औरंगजेब की मृत्यु होती है और साहू जी वहां से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें मुअज्जम जो काबुल का सूबेदार था, बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम के नाम से दिल्ली सल्तनत पर काबिज होता है। इतिहासकारों ने इसे शाह बेखबर भी कहा है। इस उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम की सहायता की है। बहादुर शाह प्रथम ने लोहगढ़ में बंदा बहादुर को युद्ध में पराजित किया था। इसकी मृत्यु के बाद इसे भी और उसी कंपाउंड में दफन किया जाता है जहां पर और औरंगजेब को दफन किया गया था। 1712 में इसकी बहादुर शाह प्रथम की मौत होती है और जहांदार शाह जो है वो शासक बनता है। जहांदार शाह को लंपट मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला पपेट मुगल अकबर था। इसके समय में आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि जहांदार शाह ने दी थी। जहांदार शाह का एक प्रोस्टिट्यूट लाल कुंवर के साथ उसके रिलेशन भी बताए जाते हैं। और जहांदार शाह ही 1713 में जजिया कर को पूर्णतः खत्म करने वाला मुगल बादशाह है। 1713 में ही बालाजी विश्वनाथ जो है पेशवा बनते हैं और 1715 में सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड, हमने पहले ही बात कर ली इसकी। 1717 में फर्रुखसियर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार करने का फरमान जारी करता है, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त करता है और बाद में इन्हीं सैयद बंधुओं के द्वारा इसकी हत्या भी करवा दी जाती है।
1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं और सैयद बंधुओं का अंत यहाँ पर होता है। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह का, ईरान का शासक था, जिसे नेपोलियन ऑफ ईरान भी कहते हैं, ये भारत पर आक्रमण होता है और ये इस आक्रमण में कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर औरंगजेब की मौत के पश्चात 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। 1742 में बंगाल पर मराठों का अभियान होता है। इसके अलावा 1742 में ही ड्यूप्ले फ्रांसीसी बस्ती पौंडीचेरी का गवर्नर बनकर आता है और 1744 से 48 में प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध शुरू होता है। 1747 में दूसरी ओर अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है और उसी भी 1750 से 54 में दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक वार शुरू होता है। 1751 में अर्कॉट पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित होता है। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु होती है और सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठता है और इसी के समय में ब्लैक होल की घटना होती है। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। सिराजुद्दौला की गद्दी पर बैठने की घटना किन परिस्थितियों में होती है, ब्लैक होल की घटना क्या है, इन सारी चीजों को हम अपने अगले वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो आधुनिक भारत है उसके इतिहास की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम हैं उनकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनका एक शॉर्ट रिवीजन हम इस 1 घंटे के वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। तो धन्यवाद। चैनल पर बने